ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों और आपको बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो जो है बच्चों रदरफोर्ड मॉडल के बाद आया बच्चों। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में जो कमियां थी बच्चों उसको जो है बच्चों 1913 में, ध्यान देंगे बच्चों आप, 1913 में प्रोफेसर नील बोहर, ठीक है बच्चों, नील बोहर ने क्या किया, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें जो कमियां रह गई थी उनको जो है बच्चों 1913 में प्रोफेसर नील बोहर ने क्या किया बच्चों, क्वांटम सिद्धांत का, प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा समझाया। ठीक है बच्चों इसको आप ध्यान देंगे। उन्होंने क्या किया, प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था उसके द्वारा जो है बच्चों इसको समझाया बच्चों। और इसके लिए जो बोहर हैं, ठीक है बच्चों, इसके लिए बोहर को ध्यान देंगे आप 1922 में, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए बच्चों, किसी की उपलब्धि को आपको ध्यान रखना चाहिए। 1922 में जो है बच्चों को इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है बच्चों, यह आपको थोड़ा ध्यान में देना है। इन्होंने किया क्या बच्चों, इन्होंने जो है रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर किया। कब की बात है बच्चों, 1913 की बात है। कौन थे बच्चों, प्रोफेसर नील बोहर। ठीक है बच्चों जो हैं, मैं आपको थोड़ा बता दूं बच्चों, मैं रदरफोर्ड का मॉडल तो मैंने वीडियो बना के आपको दे दी है बच्चों। और यदि जो है आप जो है लगातार जो है वीडियो को देखते हैं तो आपको एक सीक्वेंस प्राप्त होता है और आप कंसेप्ट को जो है आगे कैरी कर सकते हैं बच्चों। लेकिन प्रत्येक वीडियो बनाने में जो है पहली वीडियो का रेफरेंस देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है बच्चों। तो थोड़ा सा जो है बच्चों इनके मॉडल में कमी क्या थी, रदरफोर्ड के मॉडल में, थोड़ा सा मैं बहुत शॉर्ट बताऊंगा बच्चों। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, ठीक है बच्चों, क्या थी। ठीक है बच्चों, इसके मॉडल में कमियां क्या थी, तो मैं बहुत जल्दी जो है इसको बताऊंगा बच्चों। पहला था बच्चों परमाणु का स्थायित्व, परमाणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, अब ये क्यों हुआ बच्चों, परमाणु के अस्तित्व
या परमाणु का स्थायित्व के बारे में रदरफोर्ड क्यों नहीं बताए बच्चों? मैंने पहली वीडियो में बता दी थी बच्चों कि बच्चों ध्यान देंगे आप इस प्रकार से, ये नाभिक है बच्चों, ठीक है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है बच्चों, ठीक है। और वैद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार, वैद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार जो त्वरित आवेश है, जो त्वरित आवेश है वो क्या करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है। और जब वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो बच्चों उसकी ऊर्जा कम होगी, और इस प्रकार से जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी कक्षा को क्या करेगा बच्चों, छोटा करता जाएगा, और एक बार जो है ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। और नाभिक में इलेक्ट्रॉन के गिरने का मतलब होगा कि परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो गया है। रदरफोर्ड जी ने ये नहीं बताया बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहा है कि उसकी ऊर्जा कितनी होगी। ऊर्जा के बारे में जानकारी न देने के कारण क्या हो गया बच्चों, परमाणु का अस्तित्व खतरे में पड़ गया बच्चों, ठीक है। बहुत शॉर्ट बता रहा हूं। दूसरा जो है बच्चों, इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सतत स्पेक्ट्रम का, इन्होंने सतत स्पेक्ट्रम, इनके अनुसार जो है परमाणु का क्या बनना है, सतत स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। जबकि बनना क्या चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये होता क्या, मैंने वहां भी समझा दिया बच्चों। अब देखो बच्चों, रदरफोर्ड जी के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में सभी संभव कक्षाओं में घूम सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है बच्चों। अगर वो कहीं भी घूम सकता है तो वो क्या करेगा, विभिन्न आवृत्तियों के क्या करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, ठीक है बच्चों, है ना। लेकिन जब परमाणु के स्पेक्ट्रम की खोज हुई तो उसमें देखा गया कि परमाणु में क्या होते हैं, कुछ निश्चित आवृत्तियां ही होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित आवृत्ति का ही प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका मतलब परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होना, सतत नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम उसका होना चाहिए। तो वो लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे बच्चों, ठीक है बच्चों। ध्यान देंगे यहाँ पे, किसकी व्याख्या करने में, लाइन स्पेक्ट्रम की। उसके अनुसार जो है सतत स्पेक्ट्रम बनना था, जो कि सतत स्पेक्ट्रम नहीं होता बच्चों, क्योंकि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, वो निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यही बात अब हम आपको बोलने वाले हैं बच्चों। तो रदरफोर्ड के मॉडल में दो कमी थी बच्चों, ठीक है। परमाणु का अस्थायित्व के बारे में नहीं बताया बच्चों, उस परमाणु का अस्थायित्व जो है उसके बारे में वो बता नहीं पाए, ठीक है बच्चों। और दूसरा वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताए बच्चों। तो बच्चों आपको ध्यान देना बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, अब जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। बोहर का परमाणु मॉडल पे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूरी आशा करता हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। पूरा प्रयास आपको किया जाएगा। बोहर का परमाणु मॉडल बच्चों, यदि आप जो है नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपकी पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट में जो है आपको बताया जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उसको प्रोफेसर नील्स बोहर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा समझाया। और बच्चों प्लांक का क्वांटम सिद्धांत तो आपको आता है, ठीक है बच्चों। हाँ, वो तो मैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। तो बोहर ने जो है बच्चों रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उसको किसके द्वारा संशोधित किया बच्चों, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के साथ, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। और इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसकी व्याख्या की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या इन्होंने की, ठीक है बच्चों। उसके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। और बच्चों इन्होंने जो है 3 अभिगृहित या पोस्टुलेट दिए बच्चों, कितने दिए, बोहर ने
बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। आप लिखेंगे, ये देखिए बच्चों मैं भी लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों ये पूरा कि आपको नोट्स बनाने हैं। बोहर ने 3 अभिगृहित या परिकल्पना, अभिगृहित पोस्टुलेट, ठीक है बच्चों, 3 पोस्टुलेट दिए बच्चों, मैं इसी की बात करूंगा बच्चों, या 3 परिकल्पनाएं की उन्होंने अपने मॉडल में बच्चों, ठीक है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो मैं एक एक कर जो है डिफाइन करता हूं बच्चों, और आप जो है इसके नोट्स भी बनाएंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, मैं पहले पोस्टुलेट में जाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वैसे तीनों पोस्टुलेट महत्वपूर्ण है। पहला पोस्टुलेट बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है रदरफोर्ड जी ने कहा था कि उन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, सभी संभव कक्षाओं में घूम सकता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बोहर जी कह रहे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमेगा, ठीक है बच्चों, लेकिन शर्त कह रहे हैं कि उसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पहली शर्त है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त है बच्चों, परमाणु में, आप लिखेंगे बच्चों, मैं बहुत धीरे लिखूंगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के कहाँ घूमेगा बच्चों, कहाँ घूमेगा, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, चारों ओर केवल, ध्यान देना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल, और ये केमिस्ट्री का भी विषय है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है बच्चों, जिसको आपने कक्षा 11 में पढ़ा, उसको जे लिखो या एल लिखो, जो लिखते हैं कोणीय संवेग H अपॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, H अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है बच्चों। आपको शॉर्ट में बता दिया, इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूमेंगे नाभिक के चारों ओर, जिनका कोणीय संवेग क्या होगा, H अपॉन 2 पाई का, H अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर आपको ध्यान देना है बच्चों, पूर्ण गुणज क्या हुआ बच्चों, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज माने पूरी संख्या होनी चाहिए गुणा करने के लिए, पूर्ण गुणज का मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए गुणा करने के लिए, और पूरी संख्याएं क्या होती है बच्चों, नेचुरल नंबर होती हैं बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये देखिए बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 4 क्या होते हैं परमाणु में बच्चों, ठीक है बच्चों, ये कक्षाओं की संख्या। इधर देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप, मैं यहीं पर इसको डिफाइन करता हूं बच्चों, ये नाभिक में यहाँ पर बना देता हूं बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए बच्चों, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। और इसको नंबरिंग कौन देता है बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या n, दैट इज मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है बच्चों, मुख्य
क्वांटम संख्या। ठीक है बच्चों, क्वांटम संख्या जानते हैं देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का ज्ञान जो है जिन संख्याओं के द्वारा दिया जाता है उनको क्वांटम संख्या कहते हैं बच्चों। मुख्य क्वांटम संख्या होगी आपकी, द्विगंशी क्वांटम संख्या होगी, और चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी, और तीसरी चक्रण क्वांटम संख्या होती है बच्चों, आपने पढ़ी है। तो ये पूर्ण गुणज क्या है बच्चों? ये मुख्य क्वांटम संख्या है, अर्थात कक्षाओं की संख्या है। क्या है बच्चों? क्या है ये? कक्षा की संख्या। कक्षाओं की संख्या है बच्चों, ये देखो बच्चों। ठीक है बच्चों, पूर्ण गुणज बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको और क्लियर समझाता हूं बच्चों। यहां देखो बच्चों, K, L, M और N पहली कक्षा होगी तो n बराबर 1, ठीक है, K होगा। दूसरी कक्षा होगी तो n बराबर 2, तीसरी कक्षा होगी n बराबर 3, चौथी कक्षा होगी n बराबर 4। ठीक है बच्चों, ये देखो ये कक्षाएं होगी, समझ रहे ना बच्चों? अब ये इंटीजर होगा। अब देखो, अगर मैं इसको सूत्र के रूप में लिख दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? कक्षाओं का जो कोणीय संवेग, इसको p भी लिख सकते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा? h/2π का पूर्ण गुणज। ये देखो, इसका मतलब ये जो n है ये 1.2, 1 और 2 के बीच में कोई कक्षाएं नहीं हैं। ठीक है बच्चों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया बच्चों। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन या तो पहली कक्षा में होगा, या तो दूसरी कक्षा में होगा, या तो तीसरी कक्षा में होगा, या तो चौथी कक्षा में होगा, या तो पांचवी कक्षा में होगा, लेकिन इसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसी को कहेंगे पूर्ण गुणज। और यहाँ पर n का जो मान है वो 1 और 2 के बीच में नहीं है बच्चों, समझ रहे हैं ना? तो पूर्ण गुणज समझ गए बच्चों, 1 और 2, 3, 4 ये संख्या के रूप में होगा। और ये संख्या क्या है? उसके कक्षाओं की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। तो J कितना हो गया बच्चों? कैसे, किस कक्षा में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन? जिनका कोणीय संवेग क्या होगा? h/2। ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, h/2π का पूर्ण गुणज। ये n क्या है बच्चों? पूर्ण गुणज है, अर्थात पूर्ण संख्या है। 1 और 2 के बीच में नहीं, 2 और 3 के बीच में नहीं है, नेचुरल नंबर है बच्चों, कक्षाओं की संख्या, क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है बच्चों, तो पहला पोस्टुलेट उनका ये हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्टुलेट। इलेक्ट्रॉन जो है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अब इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो रदरफोर्ड का जो मॉडल में जो था, उन्होंने कहा था सभी संभव कक्षाओं में घूमेंगे, लेकिन यहां पर क्या बात निश्चित होगी बच्चों कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा या निश्चित कक्षाओं में या निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में घूमेंगे। बच्चों त्रिज्या यहां पर भी तो मिलेगी बच्चों, इस नाभिक से यहां पर त्रिज्या नहीं मिलेगी 1 और 2 कक्षा के बीच में, ये भी तो त्रिज्या है। त्रिज्या जो है कोई भी हो सकती है बच्चों, यहाँ से देखिए परमाणु में ही देखो, ये भी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, सब त्रिज्या होंगी, लेकिन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूम सकता बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निश्चित ऊर्जा स्तर में ही घूमेगा बच्चों। और दूसरा पोस्टुलेट यहीं से शुरू होता है, उसको कहते हैं अचर ऊर्जा स्थिर। ठीक है बच्चों, मैं आगे आपको बताने वाला हूं बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, तो यहां पर बच्चों कितना आ गया बच्चों? अब मैं इसको और क्लियर करता हूं। हमारे पास आ गया जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज, अर्थात n टाइम्स। ये देखिए बच्चों, और बच्चों यहां पर जो है बच्चों, जो h है, h को कहते हैं बच्चों प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक क्या कहते हैं बच्चों? इसको प्लांक नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आगे आपको आ जाएगा बच्चों। अब J की वैल्यू हमने निकालनी है बच्चों।
ठीक है बच्चों। तो कक्षा 11 में पढ़ा है बच्चों आपने जे बराबर होता है आई ओमेगा, जे बराबर आई ओमेगा। और यहां पर आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, ये होता है जड़त्व आघूर्ण। और आई बराबर क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा है बच्चों, बिल्कुल आपको आना चाहिए, mr स्क्वायर। और ओमेगा जो है इसको कहते हैं बच्चों घूमने वाला वेग, कोणीय वेग। क्या कहते हैं बच्चों, कोणीय वेग कहते हैं बच्चों। और यहाँ पर आपने रिलेशन भी पढ़ा है बच्चों, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो यहाँ से कोणीय वेग अगर बदल देते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए कोणीय वेग, ये देखो कोणीय वेग ओमेगा को बदल देते हैं तो v अपॉन r हो जाएगा बच्चों। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। j बराबर, तो j बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, क्या लिख दूं बच्चों मैंने यहाँ पे, आई ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आई को क्या लिख दूंगा बच्चों मैं, mr स्क्वायर, और ओमेगा को क्या लिख दूंगा, v अपॉन r बराबर n इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये देखिए बच्चों इस प्रकार से लिख दूंगा। अब देखिए बच्चों, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बच्चों, mvr। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको मैंने आपको समझा दिया बच्चों। तो कोणीय संवेग को हम क्या लिख सकते हैं, mvr इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो है बच्चों, यहाँ से अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो रेडियस क्या आएगी, यहाँ से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कराता हूँ। चूंकि बच्चों जे बराबर क्या है बच्चों, या पी भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों, पी भी आप इसको लिख सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं। कितना है बच्चों, एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है बच्चों, ये आ गया ना जे तो मैंने बता देता। अब माना n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, तो इसका मतलब n बराबर 1 है तो पहली कक्षा होगी। n बराबर 1 का मतलब क्या हो गया बच्चों, पहली कक्षा। पहली कक्षा, देखो पहली कक्षा का संवेग कितना होना चाहिए, बताइए बच्चों, n की जगह पे 1 लिख देंगे बच्चों। तो पहली कक्षा का जो कोणीय संवेग है वो होना चाहिए h अपॉन 2 पाई। ये देखो बच्चों, पहली कक्षा में जब जो है किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर h अपॉन 2 पाई होगा तभी वो पहली कक्षा में घूमेगा बच्चों। अब मैं दूसरी कक्षा का निकाल दूं बच्चों, उसका आप ये क्वेश्चन भी आता है आपको परीक्षा में। अगर n बराबर 2 है तो L सेल में है, और ये क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, n की जगह पर 2 रख दो बच्चों, तो J बराबर कितना, n की जगह 2 रख दिया, 2 गुणा जाए h अपॉन 2 पाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दूसरी कक्षा का जो कोणीय संवेग है वो हो जाएगा h अपॉन पाई। ये देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, ये देखो ये यहाँ पर लिख रहा हूँ पहली कक्षा का, ये दूसरी कक्षा, इसी प्रकार से तीसरी कक्षा का बच्चों। वैसे इतने निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका रिदम देना है बच्चों, तो आगे आप निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है बोहर जी ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग, ये देखिए बच्चों, जिनका कोणीय संवेग क्या होगा बच्चों, h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, उन्हीं कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगला पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट जो है उनका आता है बच्चों। हाँ बच्चों, अब दूसरा उनका पोस्टुलेट है। ठीक है बच्चों, दूसरा पोस्टुलेट आपको बताते हैं बच्चों। अब दूसरे पोस्टुलेट में क्या कह रहे हैं बच्चों, नील्स बोर क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर
वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है, जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। बच्चों ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। वो निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूमता है। क्या शब्द आ रहा है बच्चों? निश्चित ऊर्जाओं की कक्षा। ठीक है बच्चों, इनको कहते हैं अचर ऊर्जा स्तर। ठीक है बच्चों, स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे बच्चों इनको? स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है सभी कक्षाओं में नहीं घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, जिन कक्षाओं में घूमता है उनकी ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और एक कक्षा में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, यहीं पर तो रदरफोर्ड फेल हुए थे। ये देखो, एक कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्षय नहीं करता। अब जो है ना, इन्होंने परमाणु के अस्तित्व को बचा दिया है बच्चों। क्या कह रहे हैं बच्चों? अगर वो एक कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, ये देखिए, ये नाभिक हो गया और इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किन कक्षाओं में घूम रहा है? निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूम रहा है। जिस भी कक्षा में घूम रहा है उसकी ऊर्जा निश्चित है बच्चों, उसको कम ज़्यादा नहीं होनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, मान लीजिए के सेल में घूम रहा है, पहली कक्षा में n=1 में घूम रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा बच्चों, ठीक है, तो इसमें अभिकेंद्र त्वरण तो लगेगा केंद्र की ओर। ठीक है बच्चों, है ना, लेकिन ये क्या नहीं करेगा? ऊर्जा को इमिट नहीं करेगा। ये लगातार जो है इस कक्षा में घूमता रहेगा बिना ऊर्जा खोए हुए। तो अब क्या होगा? परमाणु का अस्तित्व तो बन गया बच्चों, क्योंकि उन्होंने ऊर्जा के बारे में बता दिया। तो जब ऊर्जा के बारे में बता दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें निरंतर घूम सकता है। अब इसके नाभिक में गिरने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन्होंने रदरफोर्ड के जो मॉडल में कमी थी यहाँ पर उसको दूर कर दी बच्चों। ये आ गया बच्चों, ये पोस्टुलेट क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर जो है क्या कर रहे हैं? निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, जिनको अचर ऊर्जा स्तर कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन एक कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्षय नहीं करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, वो ऊर्जा का क्षय नहीं करेगा बच्चों। और यहाँ पर रदरफोर्ड का जो परमाणु के अस्तित्व के बारे में, परमाणु के अस्तित्व पर जो खतरा पड़ रहा था बच्चों, वो यहाँ पर सुलझ गया है। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक में कभी भी गिर नहीं सकता है बच्चों। अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो अस्तित्व ही समाप्त, सारे ब्रह्मांड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और ये होना ही नहीं था। ठीक है बच्चों, अब देखो सॉरी बच्चों, अब इसको घूमने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल इसके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये भी कह रहे हैं बच्चों वृत्तीय कक्षा में
इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, ध्यान देना बच्चों, इसमें आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक जो ZE कहा था मैंने, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अभिकेंद्र बल कि कौन देगा बच्चों, अभिकेंद्र बल कौन देगा? अब जो आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल यहाँ पर लगेगा बच्चों। अब मैं इसको बता रहा हूँ बच्चों, आपको इसको बना रहा हूँ, थोड़ा आप इसमें ध्यान देना। ये वीडियो थोड़ा बड़ी बनने वाली है, थ्योरी का है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो है नाभिक है, तो नाभिक में कितना आवेश हो जाएगा? ZE, क्योंकि जड़ परमाणु क्रमांक है, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये देखिए बच्चों, मैं बना देता हूँ इसको। ये देखो बच्चों, ये नाभिक हो गया और ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी होगी बच्चों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v, ये वेलोसिटी होगी बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ पर इसके लिए अभिकेंद्र बल कितना चाहिए? माना बच्चों मैंने उसको F1 लिख देता हूँ। अभिकेंद्र बल कितना होता है बच्चों इसके लिए? mv²/r। इसको इतना अभिकेंद्र बल चाहिए इस ऑर्बिट में घूमने के लिए। अब ये कहाँ से प्राप्त होगा? ये देखो बच्चों, एक फोर्स और लग रहा है इसमें। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये देखो, एक आवेश क्या है? ZE है, एक आवेश क्या है बच्चों? E है। तो कूलाम का बल, वैद्युत आकर्षण बल 1/4πε0। Q1 की जगह कितना बच्चों? ZE, और Q2 की जगह कितना बच्चों? E, और बटे r²। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, कूलाम का यहाँ पर जो है, अगर आपको इस प्रकार से बताऊं, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बताऊं, ये देखिए, एक फोर्स यहाँ पर, एक आवेश Q1, एक आवेश Q2। ठीक है, Q1 की जगह पर कितना है बच्चों? ZE है, और Q2 की जगह बच्चों क्या है? E है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या लगेगा बच्चों? इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो बच्चों, और ये बल कौन दे रहा है? ये बल अभिकेंद्र बल, जो वैद्युत आकर्षण बल है, किसके बीच? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण बल है, जो कूलाम का बल है, वही इसको अभिकेंद्र बल दे रहा है। अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर हो जाएंगे। तो mv²/r = 1/4πε0 ZE²। ये हो गया बच्चों, E/E² और अपॉन r²। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। और मैं अगली गणना में जो है अभी रेडियस भी निकालूंगा बच्चों। तो बच्चों, दूसरी परिकल्पना ये होगी। तीसरी परिकल्पना, अब जो है तीसरी परिकल्पना आ रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तीसरी परिकल्पना में कह रहा है कि अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये तो हो गया, लेकिन यदि परमाणु को बाहर से आप एनर्जी दे देते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है केवल एक ही कक्षा में घूम रहा है। वो तब तक घूम रहा है जब तक उसको बाहर से कोई क्या नहीं दी जाती बच्चों? ऊर्जा नहीं दी जाती। अब इधर देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यदि परमाणु को, ये परमाणु है मान लीजिए, ये क्या है? मान लीजिए परमाणु है। इस परमाणु को बाहर से ऊर्जा दे देते हैं आप। ठीक है, बाहर से ऊर्जा, माना E = hν, प्रकाश डाल दिया। ठीक है बच्चों, ये जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भी जा सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आ गया, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों,
ये देखिए बच्चों, ये हो गया परमाणु का नाभिक। ये देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, एक कक्षा ये हो गई और एक कक्षा ये हो गई बच्चों। थोड़ा ध्यान देंगे आप, ठीक है बच्चों। अब जो है परमाणु को अगर बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है बच्चों। ये नाभिक हो गया। ये पहली कक्षा है बच्चों, मान लीजिए N1 है और दूसरी कक्षा है N2। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ये देखिए, मैं ऊपर कर लेता हूं बच्चों। ये पहली कक्षा नाभिक से N1 और N2, ठीक है बच्चों। अब आपके पास यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन है। परमाणु को ऊर्जा मिली, परमाणु को क्या मिली बच्चों? ऊर्जा मिली, H-, ये ऊर्जा मिली। अब ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को पाकर जितनी ऊर्जा पाई है उसने, और माना इसकी ऊर्जा 10 है और इसकी ऊर्जा 5 है, तो अगर उसने 5 पाई तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ चल जाएगा। जितनी ऊर्जा इसने पाई है वो संभव, अपने से ऊपर संभव ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ये देखो बच्चों, जितनी ऊर्जा पाई उसने उतनी ऊर्जा लेकर वो अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। पहली ऊर्जा स्तर को E1 लिखा, दूसरी ऊर्जा स्तर को क्या लिखा बच्चों? E2 लिखा बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा? अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर। तो इसको जो पहली कक्षा है इसको कहा उन्होंने निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? उच्च ऊर्जा स्तर या उत्तेजित अवस्था, ठीक है बच्चों। ये उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, कहाँ गया वो? पहली का जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। लेकिन बच्चों यहाँ ये नहीं रुकेगा। ये कितना रुकता है अब आपको बताते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर में यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बच्चों ये 10⁻8 सेकंड रहेगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह क्या करेगा? उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻8 सेकंड, बहुत कम सेकंड का करोड़ों अरबों भाग होता है, इतने कम समय तक रहेगा वो बच्चों, और तुरंत फिर अपने ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, ठीक है। और जब अपने ऊर्जा स्तर में आएगा तो जो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा वो चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करेगा। अब मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ बच्चों, दूसरा फिगर। ये तो इलेक्ट्रॉन क्या किया? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। और मैं स्पेक्ट्रम बताऊंगा बच्चों आगे आपको, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम। यहाँ पर उसने ऊर्जा अवशोषित की तो इसको अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। ये काला दिखाई देता बच्चों, और जब नीचे आएगा तो प्रकाश को छोड़ेगा तो क्या करेगा बच्चों? वहां पर वो जो है चमकीला दिखाई देगा बच्चों। अब ये तो आगे स्पेक्ट्रम में पढ़ना। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया बच्चों? उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। कितना रहेगा यहाँ पर? 10⁸ सेकंड रहेगा बच्चों, ठीक है। अब कहाँ आएगा बच्चों? ये देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ये देखिए, ये नाभिक है, ये जो है मैंने पहली कक्षा बना रखी थी बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए। और ये क्या है? दूसरी कक्षा है बच्चों, ये देखिए, ये दूसरी कक्षा बच्चों। ये गोल नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने आपको बना दिया, थोड़ा आपको गोल बनाना है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है अब इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो है मैंने क्या, ये नाभिक बनाया है। ये पहली कक्षा बनाई मैंने E1, और ये क्या बनाई? दूसरी कक्षा बनाई E2। इसके लिए ये पहली कक्षा को n=1 दे देंगे, दूसरी कक्षा को n=2 दे देंगे। हमने तो ये मान रखा बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर है? दूसरी ऊर्जा स्तर में है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या करेगा? जितनी ऊर्जा को इसने गेन कर रखा है, ये H ऊर्जा को इसने गेन कर रखा है, इसको छोड़ देगा बच्चों। ये देखो, ये कितनी ऊर्जा? फिर वही ऊर्जा कितनी? E=H ऊर्जा को इसने विद्युत चुंबकीय, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में इसने छोड़ दिया। और वापस फिर कहाँ जाएगा बच्चों? वापस फिर अपनी पहली ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। और इसी से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति होती है। इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो पृष्ठभूमि में चमकीली रेखा दिखाई, ये बच्चों ये चमकीली रेखा दिखाई देगी, ठीक है बच्चों। और जब वो
निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो अवशोषण होगा ऊर्जा का बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ से ऊर्जा का क्या हो, अवशोषण होगा। और यहाँ पर जब कोई अवशोषण होगा तो एक काली रेखा दिखाई देगी बच्चों। और कितने देर रहेगा वो उच्च ऊर्जा स्तर में, 10 की घात ऋण 8 सेकंड रहेगा और पुनः कहाँ जाएगा, अपनी इनिशियल ऊर्जा स्टेट में आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है हम हाइड्रोजन के लिए बता रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन के लिए किस प्रकार से करना है बच्चों, आगे भी आपको पढ़ना है और मैं आपको इसमें बताने वाला हूं बच्चों। हाँ बच्चों, अब जो है हमने कितनी ऊर्जा होगी, दो ऊर्जा स्तर का अंतर कितना हो गया, डेल्टा ई बराबर कहाँ से आया बच्चों, E2 से कहाँ आया, E1 में आया। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर द्वितीय कक्षा से प्राथमिक कक्षा में आया। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E इक्वल टू कितना होता है बच्चों, एच न्यू होता है। तो डेल्टा ई भी क्या होगा बच्चों, एच न्यू होगा। एच न्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, E2 माइनस E1। ये देखें बच्चों, ठीक है, इतनी ऊर्जा का जो फोटोन है वो उत्सर्जित हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, मैं यहाँ पर शॉर्ट में आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो ऊर्जा निकाल रखी बच्चों, E बराबर, मैं बाद में निकालूंगा, यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ ऊर्जा निकालने के, -RHc बटे n²। यहाँ पर R रिडबर्ग नियतांक है, H प्लांक कांस्टेंट है, C प्रकाश की त्रिज्या है और ये कक्षाओं की संख्या बच्चों, ये मैं निकालूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट बता दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, ये En हो गया। किसी भी Nवीं कक्षा के लिए हाइड्रोजन परमाणु में Nवीं कक्षा के लिए ऊर्जा का सूत्र होता है, जहाँ R रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसका मान जो है तो 1.097 × 10⁻⁷, वो आगे निकालूंगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, -RHc बटे पहली कक्षा को मैं क्या लिख दूंगा, n1²। ये देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए दूसरी कक्षा कितनी हो जाएगी बच्चों, दूसरी कक्षा के लिए 2 रख देंगे, -RHc बच्चे कितना हो जाएगा, n2²। ठीक है बच्चों, अब एच न्यू, ये देखो एच न्यू बराबर जो अंतर है, एच न्यू बराबर E2, यहाँ पर रखो बच्चों, E2 माइनस E1। E2 कितना है, -RHc बटे n2² माइनस ये देखो, ध्यान दीजिए, -RHc बटे n1²। ठीक है बच्चों, अब ये ऋण का धन हो जाएगा बच्चों, तो एच न्यू बराबर कितना आ गया, -RHc बटे n2² माइनस माइनस का प्लस RHc बटे n1²। ठीक है बच्चों, ये देखिए n1² हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, एच न्यू बराबर, ये अब पहला आ जाएगा, RHc मैंने कॉमन ले ली, तो ये क्या प्लस वाला पहला आ जाएगा, 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है बच्चों, ये इतना आ जाएगा। H से H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और न्यू बराबर क्या होता है बच्चों, न्यू बराबर C बटे लैम्डा होता है बच्चों। ठीक है, न्यू बराबर क्या होता है, C बटे लैम्डा। अब आ जाना चाहिए बच्चों, कहाँ से आए बच्चों, मैं यहाँ पर बता दूँ, C बराबर होता है न्यू लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C बटे लैम्डा, ये आ जाना चाहिए बच्चों। तो बराबर कितना हो गया, RC 1/n1² माइनस 1/n2²। ये देखो बच्चों, यहाँ पर जो है C से C कैंसिल हो गया, तो बच्चों अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू कितना हो गया, R 1/n1² माइनस 1/n2²। तो बच्चों इसको आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इससे जो है हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को निकालना है। और 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं बच्चों, और लैम्डा तो तरंग दैर्घ्य है, लेकिन 1/λ क्या है बच्चों, तरंग संख्या है। यहाँ पर R रिडबर्ग नियतांक है, n1 पहली कक्षा है और n2 दूसरी कक्षा है, मतलब
कोई हायर कक्षा दूसरी का मतलब कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर हो सकता है। मैं आगे आपको इसको क्लियर कराऊंगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसमें ध्यान देंगे।